मेरे पिता ने अंग्रेजों से लड़ा था देश की आज़ादी में, और मैं उनका खून मेरे अंदर है। जिस पुरस्कार को पाने के लिए आज लोग चरण वंदन करते हैं, मैं शायद कुछ लोगों को तकलीफ भी होगी मेरी बात से, तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है। देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अलग हट के काम कर रहे हैं निडर होकर। जूही चावला ने बोला कि शुक्र है कि मैं मतलब डॉलर का जो है। इंदिरा जी प्रधानमंत्री हैं, बाबूजी एक लेखक हैं, और उनको पता है कि ये हमारे सरकार के खिलाफ में लिखते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मधुबनी जिला गांव तमोरिया यानी मिथिलांचल से हूँ। इस बार जब गांव जाना हुआ तभी सोच लिया था कि अब की बार रेणु के गांव की मिट्टी अपने माथे लगाकर ही लौटूंगा, और इस तरह एक दिन निकल पड़ा मैं मिथिलांचल से सीमांचल की ओर अररिया जिला के औराही हिंगना, जहां महान कथा शिल्पकार रेणु की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही। खाटी जवान हुआ करता था जब रेणु का मैला आंचल, जो कि आंचलिक उपन्यास में मील का पत्थर है, पढ़ा। अपने इस जीवन के काल में 3 साल में पटना में रहा। पटना में असंख्य साहित्यकारों को पढ़ा, और उसमें रेणु का मैला आंचल, जिसका मेरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव भी रहा, लगा जैसे मुंशी प्रेमचंद के एक्सटेंशन को पढ़ रहा हूं। रेणु के व्यक्तित्व को 10 मिनट या 15 मिनट के वीडियो में बांधना असंभव है। ये बिल्कुल गागर में सागर भरने जैसी स्थिति है। जहां 1950 में राणाशाही यानी तानाशाही का जो आंदोलन हुआ नेपाल में, उसमें विराटनगर में सशस्त्र आंदोलन में रेणु ने भाग लिया। और दूसरी तरफ जब आपातकाल का आंदोलन जेपी ने खड़ा किया, तो जेपी के साथ उस अहिंसक आंदोलन में गांधीवादी रास्ते पे चलते हुए रेणु ने अहिंसा का सहारा लिया। कहीं बंदूक उठाई तो कहीं गांधी का झंडा उठाया। तो ऐसे थे रेणु, और ऐसे व्यक्तित्व को इतने छोटे पर्दे पर बांधना इतना आसान नहीं है। इन सब बातों में खोया खोया जब मैं पहुंच जाता हूं अररिया जिला के औराही हिंगना गांव में, वहां मेरी मुलाकात होती है उनके सबसे छोटे बेटे दक्षिणेश्वर राय से, जिन्होंने रेणु की थाती को संभाला है, यानी उनकी साहित्यिक विरासत को संभाला है। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं, वो सबसे पहले दक्षिणेश्वर राय जी से बात करने वाले हैं, और सुनिए रेणु के छोटे बेटे की जुबानी रेणु की कहानी। आप के कंधों पे जो है दोहरी जिम्मेवारी आ जाती है। एक तो आप रेणु जी के पुत्र हैं और साथ में उनके पाठक भी हैं, ठीक है। और रेणु जी ने आपातकाल के समय में विरोध स्वरूप अपना पद्मश्री वापस कर लिया। आज की परिस्थितियाँ आपको कैसे दिखाई देती हैं? क्या आज जो है जैसे आपातकाल में हम अपनी भावनाओं को भी प्रकट नहीं कर सकते थे, प्रेस का जो बड़ा शोषण हुआ, और तमाम तरह की जो हम देश की संवैधानिक संस्थाएं थी, उनकी शक्तियों को कुंद कर दिया गया, और क्या कुछ समानताएं दिखती हैं आज के दौर में और उस समय के आपातकाल के दौर में? देखिए स्थिति, क्योंकि मैं रेणु का बेटा हूं और मेरे ऊपर किसी का ठप्पा नहीं लगा है, इसलिए कलेजा तो है। मेरे पिता ने अंग्रेजों से लड़ा था देश की आज़ादी में, और मैं उनका खून मेरे अंदर है, इसलिए मैं सच्चाई बोलने से कहीं डरता हूँ, और मुझे किसी से डर नहीं है। जी जी। ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पे नहीं है जिससे मैं डरता हूँ, किसी से मैं नहीं डरता हूँ। शायद इसलिए भी कि मैं रेणु का बेटा हूँ, जो सच्चाई लिखते और बोलते थे। जी। और वो रेणु जो 1942 के आंदोलन में अंग्रेजों से इतने मार खाए कि मतलब असमय उनके शरीर में इतनी सारी बीमारियां आ गई, पेप्टिक अल्सर तो और कई चीजें, और समय से पहले वो चले गए। जी। अपने घर परिवार के सुख शांति के लिए वो कुछ नहीं चाह रहे थे, वो देश की आज़ादी के लिए चाह रहे थे कि देश आज़ाद हो और अंग्रेज से मुक्त हो जाए ये सारा कुछ, और अमन चैन यहाँ पे स्थापित हो। जी। उनके हम पुत्र हैं। और आपने आपातकाल की बात की, तो रेणु ने जो अदम्य साहस का परिचय तत्कालीन समय में दिया था, जी, जिस पुरस्कार को पाने के लिए आज लोग चरण वंदन करते हैं, मैं शायद कुछ लोगों को तकलीफ भी होगी मेरी बात से, तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है। सच्चाई होता है, और लोगों को जानना चाहिए ये कि जिस पुरस्कार को पाने के लिए आज लोग चरण वंदन करते हैं,
वो बड़ा पुरस्कार, चूंकि पद्मश्री 70 के दशक में बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता था जी जी। और है भी, तो इसे रेणु का अदम्य साहस कहिए कि जो पुरस्कार उनको व्यक्तिगत विशिष्ट गुण के लिए सरकार ने दिया था, तत्कालीन सरकार ने, जिस जनता के लिए वो लिखते थे, उस जनता पे जब आपातकाल लाद दिया गया तो फिर वो उनको लगा कि ये पुरस्कार मेरे किसी काम का नहीं है। जब मेरे पात्र जिनको मैं लिखता हूँ, जिनके सुख दुख में मैं साथ रहता हूँ, जिनके अपार समूह को लेकर मैं किताबों में चलता हूँ, आज वो कष्ट में है, तो ऐसे में ये प्रासंगिक नहीं है मेरे लिए ये पुरस्कार। तो उन्होंने उस पुरस्कार को सिर्फ ना लौटाया बल्कि यह कह के लौटाया कि इस पाप श्री को अब मैं रखने लायक नहीं हूँ और इसे मैं सरकार को वापस कर रहा हूँ। बदलते परिवेश में अगर हम आ जाते हैं आज के दौर में, तो स्थिति बहुत हटके नहीं है। आज भी इसको आप संक्रमण का दौर कर सकते हैं। जी जी जी। आपकी आज़ादी छीन ली गई, आपकी व्यक्तिगत भावना को कैद कर दिया गया, आप किसी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते खुल के। अगर आप बोलते हैं तो अनेक तरह के समस्याओं से, झंझटों से आप घिरे पाएंगे खुद को। जी जी। और आपकी बात वहां तक शायद ही पहुंच पाए। हाँ, क्योंकि तो ये खुशी की बात है कि देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अलग हट के काम कर रहे हैं निडर होकर, और ऐसे बहुत कम लोग हैं। आप अगर हैं तो मुझे लग रहा है कि निडरता के साथ आप भी काम कर रहे हैं। तो ये आज भी उस आपातकाल और इस आपातकाल का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो पाते हैं कि आज भी हम कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। हमें बांध दिया गया एक सीमा से लगा के कि नहीं, आप इस परिधि से बाहर अगर आप जाते हैं तो फिर आप समझ लीजिए आपके ऊपर अनेक तरह की संकट आ जाएगी। जी जी। जैसे अभी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी चर्चा होती है जी। जिस समय जो है यूपीए की सरकार थी, उस समय में डॉलर की कीमत लगभग 60 थी जी। अभी जो है वो 94 प्लस हो गया, 95 के आसपास। 94 प्लस हो गया, 95 के आसपास पहुंच गया है। और उस समय में जो है बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, महानायक अमिताभ बच्चन की बात होती है, अनुपम खेर की बात होती है, जूही चावला की बात होती है, और ये आपके अक्षय कुमार वगैरह की बात होती है। ये लोग उस समय खुल करके उस समय की तत्कालीन सरकार की आलोचना करते थे, व्यंग्य स्वरूप बोला करते थे। मतलब कुछ तो मतलब इस तरह की बातें थी कि जूही चावला ने बोला कि शुक्र है कि मैं मतलब डॉलर का जो है अंडरवियर पहनती हूँ। यदि मैंने जैसे रूपा है तो रूपा का मतलब रुपया ही होता है। वो एक कटाक्ष है और निश्चित रूप से ये होना चाहिए। देखिए मतलब आलोचना होनी चाहिए। अगर आज नहीं बोल पा रहे हैं, मतलब वही लोग जो नहीं बोल पा रहे हैं तो भाई आज मैंने कहा, कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी सुभाष जी से, मैंने कहा कि अंग्रेजों की गुलामी बहुत हद तक अच्छी थी, तब हम बहुत मामले में स्वतंत्र होते थे और जो गवर्नर होते थे वो कंसीडर करते थे हमारी भावना को, हमारी हर चीज़ को। तो हम आज़ाद थे, तब हम बहुत ज़्यादा आज़ाद थे और बहुत कुछ कर पाने में सक्षम थे। अगर आज के परिदृश्य में हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें बाउंडेड कर दिया गया है। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। जिस समय बाबूजी कांग्रेस के खिलाफ लिखते थे, वो सरकार के खिलाफ लिखते थे, व्यक्ति विशेष के खिलाफ वो कभी नहीं रहे। जी। और अगर आज आप मेरे पटना स्थित डेरा पे जाएंगे, बाबूजी का जो राजेंद्र नगर गोलंबर पे आवास है, तो वहाँ भी आज के दिन देखेंगे बाबूजी की लगाई हुई तस्वीर, जवाहरलाल नेहरू का बड़ा सा पोर्ट्रेट लगा हुआ है। एक साइड में इंदिरा जी है अपने 3 बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ, बेटों के साथ। वो राहुल जी और संजय जी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका उंगली पकड़ी हुई इंदिरा जी। वो फ्रेमिंग फोटो बाबूजी के ज़माने का उन्होंने लगाया। तो एक्चुअली बाबूजी नेहरू जी को बहुत पसंद करते थे जी, बहुत ज़्यादा उनका लगाव था, आत्मीय लगाव। हालांकि सरकार के खिलाफ वो लिखते थे लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो बहुत आदर करते थे उनका जी। और इंदिरा जी का भी उतना ही आदर वो करते थे। मेरे पास इंदिरा जी का एक पत्र भी है बाबूजी के नाम, और एक तस्वीर भी मैं भी साझा करूंगा आप लोगों को। आप लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचाइए। जी। और कितनी शालीनता होती थी उस समय में कि ये मैं जान रहा हूँ कि मैं आपके मतलब सरकार के खिलाफ लिख रहा हूँ, लेकिन आमने सामने जब हम लोग होते हैं तो क्या एक आदर का भाव एक दूसरे के प्रति होता है। इंदिरा जी प्रधानमंत्री हैं, बाबूजी एक लेखक हैं,
और उनको पता है कि ये हमारे सरकार के खिलाफ में लिखते हैं, लेकिन आलोचना में लिखते हैं और उसी मंच से जो है जहाँ पे इंदिरा बैठी हैं, लेकिन और जो है उस समय के साहित्यकार जैसे आपके बाबूजी हो गए, बाबा नागार्जुन हो गए। बाबा नागार्जुन के बारे में बहुत मशहूर एक मतलब ये था कि उनको जब इंदिरा जी ने बुलाया तो उन्होंने बोला कि मैं वहाँ कैसे जाऊँगा, मुझे तो उन्हीं के खिलाफ बोला। आज के समय में मैं पीएमओ में पत्र लिखता हूँ या मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मैं सैकड़ों बार दिया हूँगा, क्योंकि इस परिवार ने बहुत कुछ झेला है। जी जी ठीक है, आज हाशिए पे हम लोग हैं। मेरे भैया भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे 2010 से 15 तक प्रयागराज रेवेन्यू हार्विसेंट विधानसभा से। 15 में उनका टिकट काट लिया गया। शायद बहुत अच्छा काम किए, इसलिए भी शायद किसी को गाली गलौज नहीं किए, कहीं कोई धमकी नहीं दिए किसी ठेकेदार को, किसी को रे करके नहीं बोले, किसी को तुम नहीं बोले। शायद ये वजह भी हो सकता है। जी जी या फिर लॉबी में नहीं रहे किसी का, जी हजूरी नहीं किए किसी का, एक वजह ये भी हो सकता है। और हमारे खून में ये नहीं लिखा है आप हमें टिकट दो ना दो प्रणाम, लेकिन आवाज हमारी दबेगी नहीं। सच्चाई जो है वो मैं बोलता रहूंगा, हमारा पूरा परिवार बोलता रहेगा। तो भाई इसलिए मैंने पहले कहा कि मेरे ऊपर कोई ठप्पा नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। उस पार्टी ने राजनीतिक पहचान दिया है मेरे परिवार को। जी जी और मैं भी मशक्कत करता रहा हूँ पिछले 2 विधानसभा से कि मुझे भी टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी से, जी लेकिन नहीं, यहाँ अर्थतंत्र का चलता है, जनतंत्र का कुछ नहीं चलता है। और ये मैं निर्भीक होकर बोल रहा हूँ कैमरे के सामने जी कि मैं भी प्रयास कर रहा हूँ 2 बार से। मैं भी रेणु का बेटा हूँ, मेरे अंदर भी क्वालिटी है, मेरे मुंह में भी बोली है। और मैं भी 2 क्लास से लेके ग्रेजुएशन मैनेजमेंट तक मैंने पटना में रह के किया है। मैं भी अच्छा बोल सकता हूँ, मैं भी अच्छा वक्ता हूँ, और अब तो मैं लिखता भी हूँ, और ये किताब भी है। जी जी और भी किताबें आ रही है। जी 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 तो मेरा कहने का मतलब ये कि हम इस्तेमाल किए जाते हैं राजनीतिक रूप से हर जगह। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं हमारे क्षेत्र में, सीमांचल में, कहीं भी उनकी सभा लगती है तो वो रेणु जी से गुणगान करते हैं। भाई आप रेणु जी की गुणगान तो करते हो, क्या आपने कभी ये कोशिश किया, जब आपने ये जानने की कोशिश की कि रेणु जी का परिवार किस हालत में है, उनके परिजन किस हाल में है, उनकी मतलब कोई खोज खबर लेना भी चाहिए। जी ये एक रिक्तता है। ठीक है, मैंने कहा ना कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए लगता है कि कई बार, ये मेरे पास इसका सबूत भी है, कई बार मैंने कोशिश किया जिस कि उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलूं, अनेक पत्र मैंने लिखे, लेकिन कहीं कोई बात नहीं। भाई हम लोग छोटे लोग हैं, हम लोगों से प्रधानमंत्री क्यों मिलेंगे? लेकिन मैं रेणु का बेटा हूं, ये बात प्रधानमंत्री जी को भी याद रखना चाहिए कि आज वो है, कल नहीं रहेंगे। रेणु का बेटा सब दिन रेणु का बेटा कहलाएगा, और जो सम्मान रेणु के बेटे को मिलता है सब जगह, आप कल भुला दिए जाएंगे, मैं नहीं भुलाया जाऊंगा, रेणु नहीं भुलाए जाएंगे, क्योंकि ये एक अमर चीज है। महिला अचल कोई दूसरा नहीं लिख सकता है। अरे मतलब जितने आईएएस और आईपीएस अफसर आ रहे हैं, जी जी वो सभी किताब को पढ़ के आ रहे हैं, रेणु को पढ़ के आ रहे हैं। जिस रेणु को के बारे में अगर आप सभा में बताते होंगे तो 4 लाइन कहीं से लिखवा के पढ़ के आप बोलते होंगे।